हेलो फ्रेंड्स, मैं सीता सिंह आज फिर से आपके सामने सेल चैप्टर का नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके फंक्शंस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल आईएएस विद हरिमोहन, जिसपे हमने पहले ही 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं सेल से रिलेटेड। सबसे पहले टॉपिक में हमने बात करी थी कि सेल क्या होती है, सेल थियरी क्या होती है। सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से बेसिक ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हर एक सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्यों ना हो। वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, या फिर यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, लेकिन उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जरूर पाया जाता है। तो आज हम उन्हीं में से एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और उसके काम क्या होते हैं। बात कर रहे हैं हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन के नाम से। चलिए, सेल मेम्ब्रेन उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोशिका के ऊपर जो कवर बनाती है, और यही हमने बात करी थी कि ये ऐसी मेम्ब्रेन है, ये ऐसी बाउंड्री है जो साइटोप्लाज्म को आउटर मीडियम से अलग करती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है, इसलिए हमने इसको बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो साइटोप्लाज्म को आउटसाइड मीडियम से अलग करती है, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन है। प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है, इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने यहाँ पे कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट सा काम इसका यहाँ पे बताया, और इसी की वजह से इसकी पहचान होती है। इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात, क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंसेस का टू एंड फ्रो मूवमेंट अलाउ करती है। चीजें सेल के अंदर बाहर के माध्यम से आ सकती हैं और सेल के अंदर से बाहर के माध्यम में जा सकती हैं, लेकिन अपने आप कोई भी चीज सेल के अंदर आ या जा नहीं सकती। सेल पहले चेक करती है कि कौन सी चीज उसके अंदर आनी चाहिए तो उसको आने देती है, कौन सी चीज उसके अंदर से जानी चाहिए तो उसको जाने देती है। इसीलिए, और ये काम सेल के अंदर करती है सेल मेम्ब्रेन, तो हमने इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लाइन आई हमारे सामने, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये आना जाना भी अलाउ कर रही है, और जो चीजें सेल के अंदर नहीं आनी चाहिए उनका रोकने का काम भी इसी का है। तभी तो ये क्या बनी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमने बात करी यहां पर कि सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह के केमिकल से मिलकर के बनी होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए हमने बॉडी के कौन से पार्ट से सेल को आइसोलेट किया था। ठीक है, तो वो लाइन हमने बताई यहाँ पर, सेल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है जब भी कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी सबसे पहले कौन से बॉडी पार्ट या कौन सी सेल से की गई, तो जब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया तो सेल को आइसोलेट किया था हमने आरबीसी। उस सेल का नाम था आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को स्टडी करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कॉम्पोजिशन और साथ में उसका स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट। केमिकल कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन सिर्फ ये बताता है कि ये कौन कौन से केमिकल से मिलके बनी है, और अरेंजमेंट ये बताता है कि एग्जैक्टली कौन सा केमिकल कहाँ पर प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आई यहाँ पर कि सेल मेम्ब्रेन 2 बेसिक सी चीजों से मिलके बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से।
किससे मिलके बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड्स की जो कैटेगरी बनाती है सेल मेम्ब्रेन को, उसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन्स भी दो वैरायटी के होते हैं, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे यहीं पर। द मेजर लिपिड्स आर phospholipids that are arranged in bilayer। बाइलेयर माने दो लेयर। ये फॉस्फोलिपिड की एक खास बात होती है कि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि बाहर की साइड इसके पास एक पोलर हेड होता है और अंदर की साइड इस पे एक नॉन पोलर टेल होती हैं। दो पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती हैं। ये जो नॉन पोलर टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं और जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? हाइड्रो माने पानी, फिलिक माने लविंग। ऐसी चीजें जो पानी में मिक्स हो सकती हैं उन्हें हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और ऐसी चीजें जो पानी में मिक्स नहीं हो सकती हैं, जो पानी से नफरत करती हैं, हाइड्रो माने पानी और फोबिक माने नफरत, जो पानी में मिक्स नहीं होती हैं वो हाइड्रोफोबिक कहलाती हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है कुछ इस वैरायटी का बना हुआ है कि इसमें एक पोर्शन इसका हाइड्रोफिलिक है और दूसरा पोर्शन इसमें हाइड्रोफोबिक है। साइंस में उसे एक स्पेसिफिक टर्म दी जाती है एम्फीपैथिक। तो फॉस्फोलिपिड्स एम्फीपैथिक नेचर की होती हैं। इसके अलावा अगर इसमें बात करते हैं दूसरे और कौन सी वैरायटी के लिपिड्स प्रेजेंट हैं, तो हम कहते हैं दूसरे कोलेस्ट्रॉल टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट हैं। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल तो ऐसा वर्ड आता है कि जो हम सब अच्छे से जानते हैं और हम सब कहते हैं कि हार्ट डिजीज से बचने के लिए हमें ऐसा ऑयल खाना चाहिए जो कैसा होता है? कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी माने मजबूती प्रोवाइड करता है। तो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जरूरत है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नुकसान नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा क्वांटिटी नुकसान करती है। जब कोलेस्ट्रॉल एक लेवल से ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तब वो हार्ट डिजीज करता है। क्यों? क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन की अंदर की साइड जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की अंदर की साइड डिपॉजिट होने लग जाता है और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को बहुत 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 नैरो कर देता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी डिजीज हमें हो सकती हैं। देखिए अगर इस तरह से आप और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जूम मीटिंग्स पे जो हमारी क्लासेस होती हैं आप उसमें डायरेक्ट फेस टू फेस हमारे साथ बात कर सकते हैं और अपनी हर एक क्वेरी को पूछ सकते हैं। हमने फिर कहा यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो जब लिपिड की दो वैरायटी हमारे सामने आई हैं, कौन कौन सी दो वैरायटी हैं? फॉस्फोलिपिड और दूसरी कोलेस्ट्रॉल। तो प्रोटीन भी यहाँ पर दो वैरायटी की होती हैं, जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं और इंटीग्रल प्रोटीन पूरी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, जो सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की पोजीशन क्या होती है, तो आप बोलेंगे आउटसाइड की तरफ, ठीक है, सेल से बाहर की तरफ। एक्सोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म की तरफ बिल्कुल नहीं होती है। ये जो नाम दिए गए प्रोटीन के, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो कौन से प्रोटीन आसानी से हमें बाहर निकलने को मिल जाते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में कौन सा बायोमॉलिक्यूल इजीली रिमूव हो जाता है। जो प्रोटीन इजीली रिमूव हो जाते हैं क्योंकि वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट थे इसलिए उनको पेरिफेरल प्रोटीन कह दिया, और जो इन डेप्थ प्रेजेंट है वो इतनी आसानी से रिमूव नहीं होते हैं, इसीलिए उनको हमने इंटीग्रल प्रोटीन कहा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन में ऑन एन एवरेज कितने % लिपिड कंटेंट होता है और कितने % प्रोटीन कंटेंट होता है। तो हमने कहा कि अप्रोक्सीमेटली, हालांकि ये जो कॉम्पोजिशन है वो सेल टू सेल वेरी कर सकता है, लेकिन हमने एक आइडियल एग्जांपल यहाँ पर लिया है किसका? एरिथ्रोसाइट का। तो ये जो कॉम्पोजिशन हम आपके सामने बता रहे हैं कि 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हर एक सेल में यही कंटेंट होगा, लेकिन एरिथ्रोसाइट में 52% प्रोटीन होती है और 40% लिपिड होती है। ये इसका बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन है। फिर हम कहेंगे अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हमारे अंदर एक्साइटमेंट होगी कि पता चले एग्जैक्टली ये जो प्रोटीन और लिपिड हैं किस तरीके से और कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो हमने कहा कि लिपिड्स
तो ऐसी थी जो बाइलेयर में प्रेजेंट थी, और प्रोटीन्स दो तरीके से प्रेजेंट थी, जिसमें हमने कहा कि कौन सी प्रोटीन थी, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। लिपिड का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आप बीच बीच में देखेंगे कुछ गोले गोले जैसे स्ट्रक्चर हैं और उसमें दो टेल्स नजर आ रही हैं। तो जो गोले गोले जैसे स्ट्रक्चर हैं इसको हम बोलते हैं पोलर हेड। ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा पोलर हेड, और ये जो ब्लैक कलर की टेल्स नजर आ रही हैं ये होती हैं नॉन पोलर टेल्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो लेयर दिखाई दे रही हैं हमें लिपिड्स की, एक लेयर ऊपर है और एक लेयर नीचे है। तो इसीलिए हमने बोला कि ये कैसी होती है, बायलिपिड लेयर होती है। प्रोटीन्स भी हमें दो तरीके की दिखाई दे रही हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं। ये जो प्रोटीन बाहर की तरफ निकली हुई है ये कैसी प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो सेल मेम्ब्रेन में पूरे अंदर तक धसी हुई हैं। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स क्यों, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर में फैली हुई हैं। बस बाहर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी कीमत पे सेल के अंदर की साइड, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उस तरफ बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होती हैं, हमेशा बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई हैं तो हम इनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ जुड़ी हुई हैं तो हम इनको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करती हूँ तो मैं इनको आई कार्ड ऑफ द सेल कहती हूँ। उसका कारण है कि इनको हम आई कार्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि एक जैसी बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं। तो सेल को जो बहुत सारी सेल्स एक साथ पड़ी हुई है, सेल्स को कैसे पता चलेगा कि मेरी वैरायटी की सेल कौन सी है, मेरी वैरायटी की सेल कौन सी है। तो सेल अपनी वैरायटी की सेल को पहचानने के लिए आउटसाइड मेम्ब्रेन पे जो स्पेसिफिक टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करती हैं और एक साथ कंबाइंड होकर के टिश्यू बनाती हैं। इसीलिए हो गया ना ये आई कार्ड की तरह वाला काम। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये जो 1972 की ईयर है ये बाकी सारे चीजों में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर हुए ही हैं, लेकिन बायोलॉजी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस ईयर में हुए हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फाइनलाइज्ड करना है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, बट जो मॉडल फाइनली एक्सेप्ट हुआ उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल फाइनली एक्सेप्ट हुआ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सिंगर और निकोलसन। ये मॉडल दिया गया है 1972 में। चलिए अब नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इतनी इंपॉर्टेंट है, काम क्या करती है। जब हमें पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन काम क्या करती है तभी तो हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है या हमारे लिए मायने रखती भी है नहीं रखती है। तो सबसे पहले तो हमने बात करी कि सेल मेम्ब्रेन सामान को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने देती है, और वो भी ऐसे ही नहीं अंदर जाने देती, अच्छे वाले गार्ड की तरह काम करती है। चेक भी करती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर जानी चाहिए तो वो अंदर आती है, कौन सी चीज सेल से बाहर निकलनी चाहिए तो वो बाहर जाती है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की इस प्रोसेस को, जिसमें मॉलिक्यूल सिंपली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे विदाउट एनी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन आप सिंपल केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन में कोई अंतर ना केमिस्ट्री में है ना बायोलॉजी में है। डिफ्यूजन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ हमने बताया कि डिफ्यूजन ज्यादातर या ट्रांसपोर्टेशन गैसेस का डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। पानी का डिफ्यूजन एक और प्रोसेस के थ्रू होगा जिसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं किसको, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। देखिए एयर में ऑक्सीजन होती है 21%। वो जो 21% ऑक्सीजन है, क्यों, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, वहीं एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.03% है। तो क्योंकि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज का कंबस्चन होता है जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और पैदा होने वाली गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड हैं और साथ में पानी बनाती हैं एज अ वेस्ट। यही रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, और जो मेन काम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हुआ है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। बट अब यहाँ मैं बात कर रहे हैं गैसेस की।
तो हमने कहा हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, सेल को उसकी जरूरत है, सेल के पास कम है ऑक्सीजन क्योंकि वहां पे उसकी खपत बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीजन आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये एरो आप देख रहे हैं, ब्लड की सेल है। इसके बाद ब्लड की सेल में एक स्पेशल मॉलिक्यूल हुआ करता था जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते थे। वो लंग से ऑक्सीजन लाता है और टिश्यू के पास लेकर के जा रहा है और टिश्यू को ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, आप एरो देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, पहले टिश्यू और टिश्यू से फिर कहाँ अंदर जाएगी, सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद जो गैस प्रोड्यूस होगी उसका नाम है CO2। CO2 बाहर के एनवायरनमेंट में कम है, बाहर के एनवायरनमेंट में 0.03% है, तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन सेल से RBC के पास होगा और ब्लड के प्लाज्मा के साथ भी होता है। एक्चुअली हम डिटेल जब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, तब हम वहां पर बात करेंगे कि कितने परसेंट ऑक्सीजन और कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड किस किस मोड में ट्रांसपोर्ट होती है। बट यहाँ सिर्फ हमें इतना ही बताना है कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है। वहीं सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और आउटसाइड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसीलिए ऑक्सीजन सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन अभी अभी आपने बताया कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो फिर पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? बहुत ही यूनिक सी प्रोसेस है जिसे स्पेशल हमने टैग कर दिया है कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल टू द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस कहती है कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को हमने ऑस्मोसिस का। अभी यहाँ बात करें द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो पानी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ? ऑस्मोसिस के थ्रू। फिर बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं कि मैडम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? तो हमने कहा भाई सीधी सी बात है, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तब तक होता रहेगा जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ, इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाएगी। इक्विलिब्रियम माने दोनों तरफ इक्वल इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे सामने किताब कहती है 3 तरह के एक्सपेरिमेंट करती है और 3 तरह के सॉल्यूशंस जिनमें सेल को प्लेस किया गया है। पहला सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। आइसो माने सेम, टोन माने कॉन्सेंट्रेशन। जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर मीडियम माने सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो इस टाइप के मीडियम को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक मीडियम। देखिए पानी कभी रुक नहीं सकता, पानी का काम है मूव करना, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ करेगा। अगर यहाँ तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो एक बार पानी जितनी क्वांटिटी में बाहर से सेल के अंदर आएगा उतना ही पानी सेल से बाहर चला जाएगा। तो पानी का मूवमेंट इक्वल इक्वल होगा दोनों साइड में, इसलिए ऐसा हमें लगता है। और सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आता तो हमें लगता कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ है। तो आइसोटोनिक सेल सॉल्यूशन में जब सेल को प्लेस किया जाता है तो सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आता। सेकेंड चीज हमने रखी हाइपोटोनिक। हाइपो माने बिलो, कम, टोनिक माने कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उन्हें केमिस्ट्री की भाषा में डाइल्यूट कहा जाता है। कॉन्सेंट्रेशन माने सांद्रता, सांद्रता माने इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी ज्यादा घुली हुई है। जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट विलय की मात्रा कम होती है तो वो सॉल्यूशन पतला होता है और केमिस्ट्री में पतले सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? तनु या डाइल्यूट, और गाढ़े को बोलते हैं सांद्र। तो हमने कहा कि जब सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें पानी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब बाहर पानी ज्यादा और सेल के अंदर पानी कम। पानी ऑस्मोसिस के थ्रू कहां से कहां मूव करता है? पानी ऑस्मोसिस में हमेशा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से पानी कहाँ आएगा? सेल के
अंदर आएगा और सेल फूल जाएगी और सेल फूल जाएगी। ये देखिए आपके सामने फूली हुई आरबीसी है। जब इसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसका नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर माने ज्यादा, टोन माने कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी टोन बहुत ज्यादा है, ऊंची है, जिसके पास सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूशन बड़ा गाढ़ा है। तो सॉल्यूशन गाढ़ा हो गया, इसका मतलब उसके पास पानी कम हो गया। जब उसके पास पानी कम हो जाएगा तो जो भी सेल के अंदर का सब्सटेंस है अलोंग विथ पानी वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा और सेल बेचारी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो हमने देखा कि थर्ड डायग्राम जो सी डायग्राम है वो कैसी सेल है, सनकन आरबीसी है। देखिए ये तीन कंडीशन मैंने आपके सामने डिस्कस की और ये तीनों ही केस में जो सेल आपके सामने रखी थी वो एनिमल सेल थी। तो वो सिर्फ आपको सिकुड़ी हुई सेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये सेल प्लांट की सेल है तो थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है जिसमें हम बात करते हैं कि सेल सिकुड़ जाएगी और वो सिकुड़ने के बाद में प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। प्लाज्मोलाइज्ड होने के बाद हम उसे सेल वॉल से वो डिटैच हो जाती है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और वो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा सेल वॉल का, जिसमें हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक हमने सेल वॉल का कहीं कोई डिस्कशन नहीं किया है। अब हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है कि सेल के अंदर और बाहर जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। तो हमने कहा कि दो तरीके के मूवमेंट है सेल का, एक एक्सोसाइटोसिस और एक एंडोसाइटोसिस। एक्सो माने बाहर, साइटोसिस माने सेल के, एंडो माने अंदर, साइटोसिस माने सेल के। जब कोई चीज सेल के बाहर जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। जब कोई चीज सेल के अंदर आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो हमने कहा कि पहले हमने सबसे पहले ये जो डायग्राम दिखाया है वो डायग्राम क्या कहता है कि बाहर पार्टिकल, यहाँ पर सेल के अंदर पार्टिकल्स हैं, सेल के अंदर के पार्टिकल्स ने सेल मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को क्या करा है, थोड़ा सा जोड़ लिया और इसके बाद वो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेल के बाहर निकल गए। जब ये सारे पार्टिकल सेल के बाहर निकल गए तो ये मूवमेंट होगा कौन सा, एक्सोसाइटोसिस। सेकेंड डायग्राम में हम देख रहे हैं, बी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। सेल मेम्ब्रेन ने अपने आप को उनके चारों तरफ घेरा और एक वेसिकल जैसी बना ली और ये जो वेसिकल है जब अंदर की तरफ खुल गई तो सारा सामान सेल के अंदर आ गया और मूवमेंट हुआ एंडोसाइटोसिस। मूवमेंट हुआ एंडोसाइटोसिस। तो सेल से सामान बाहर निकलना इज इक्वल टू एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर सामान आना इज इक्वल टू एंडोसाइटोसिस। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि सेल खाती भी है और पीती भी है। सेल के खाने के लिए जो हम टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं वो होती है फैगोसाइटोसिस और सेल के पीने के लिए जो हम टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस। तो जब बच्चे भूलते हैं ना तो हम अपने जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं उसमें से बताते हैं, पिन्नो माने पीना, साइटोसिस माने सेल का। तो सेल जब क्या करती है, किसी चीज की ड्रिंकिंग करती है, जब कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज सेल के अंदर जाती है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड पिन्नोसाइटोसिस। जब कोई पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है और सेल वेसिकल बना करके उसे अपने अंदर ले लेती है, खाने की तरह प्रोसेस करती है, तो हम इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। यहाँ हमने बोला कि पिन्नोसाइटोसिस, सेल टेक्स इन फ्लूइड्स एंड सॉल्यूट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स एंड ऑल। एंड फाइनली फैगोसाइटोसिस टेक्स इन लार्ज सब्सटेंसेस। किसी भी बड़ी चीज को जब अपने अंदर ले रही है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह तक को अपने अंदर ले रही है, तो वो होती है फैगोसाइटोसिस। एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करती है, तो उसमें उसने डिस्कस किया है टॉपिक में कि स्पेशली अमीबा जो न्यूट्रिशन लेता है वो कैसे लेता है। तो हम कहते हैं देखिए अमीबा खाने के चारों, अब ये खाना है और इसके चारों तरफ अमीबा क्या है, अपने सीडोपोडिया को धीरे धीरे लेकर के आ रहा है, ये इसके सीडोपोडिया हैं। तो जैसे ही खाने के चारों तरफ इसके सीडोपोडिया आ गए तो वो सीडोपोडिया की मदद से उसके चारों तरफ क्या करता है, घेरा बना लेता है और फाइनली वो खाना कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया। और ये जो मूवमेंट है वो क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस
सिस। एंडो माने अंदर और साइटोसिस माने सेल के। तो अमीबा जो फूड का अपटेक करता है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करता है? एंडोसाइटोसिस के थ्रू। अब नेक्स्ट आती है हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट सी बात है जिसके लिए अभी तक हमने पढ़ाई करी है, वो इम्पोर्टेंट सी बात है कि हम पढ़ क्यों रहे थे। पढ़ तो हम इसलिए रहे थे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाए। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमने कुछ भी पढ़ा है उससे किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हमारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन आंसर राउंड पे आते हैं और बात कर रहे हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस की। आप एडवांस क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, अगर इससे ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए। अगर आप घर बैठे और ज़्यादा पेपर्स के बारे में जानना चाहते हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ऐप है IAS विद हरिमोहन। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, आराम से ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। नेम द प्रोसेस इन विच द ingestion of material by the cell is done through the plasma membrane. ingestion माने सेल के अंदर लेना। इन वर्ड आया है, इन माने अंदर, एक्स माने एग्जिट से बना है, एक्स तो बाहर निकलना होता है। तो सेल किसी भी चीज को अपने अंदर कैसे लेती है? ईजेशन बाहर निकलना, डिफ्यूजन ये तो दोनों तरफ का ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस भी दोनों तरफ का ट्रांसपोर्ट है। हमने एक स्पेसिफिक टर्म यहाँ पर दी है, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। ये जो एंडोसाइटोसिस वर्ड तुम्हारे सामने आया है, इसे हमने पहले ही बात कर ली थी कि एंडोसाइटोसिस क्या कहती है कि कोई भी चीज जब सेल के अंदर आती है तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एंडोसाइटोसिस। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने आया, नेम द प्रोसेस इन विच द पैसेज ऑफ वाटर गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन to a region of lower concentration through a semi permeable membrane। देखो दो चीजें क्वेश्चन में नोटिस करी हैं आपने, क्या क्या? एक पानी का मूवमेंट और दूसरी चीज हमारे सामने आई है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जब पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है तो बिना किसी डाउट के हम एक क्वेश्चन पे टिक कर देते हैं और एक ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, वो ऑप्शन है हमारा ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि ये जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की डेफिनेशंस हैं ये ना तो केमिस्ट्री में चेंज हो रही हैं और ना ही ये बायोलॉजी के लिए अलग है। ये सिंपल सी चीज है कि ऑस्मोसिस माने किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन अगर ज्यादा से कम की तरफ हो रहा है किसी भी चीज का तो डिफ्यूजन है, और अगर स्पेशली पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ज्यादा से कम की तरफ और वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो प्रोसेस डिफ्यूजन है। तीसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपके सामने नाम आया था सिंगर और निकोलसन का, और साथ में वहां पे हमने ईयर भी लिखी हुई थी। कौन सी ईयर में सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल दिया? 1972 में। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जो हमने सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस किए। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं इसके आगे की वीडियो देखना जिसमें मैं सेल वॉल पढ़ाऊंगी और भी जितनी वीडियोस आप देखना चाहते हैं जिनके आपको नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें, तो प्लीज बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप आसानी से सारे लेक्चर्स को कभी भी जानना चाहते हैं, कभी भी देखना चाहते हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, पूरा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो आप जाइए हमारे ऐप पर जहां आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। ऐप है IAS विद हरिमोहन, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी तरीके से हमें कांटेक्ट करते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कॉल भी दे सकते हैं। लेकिन सब चीज़ों के बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल का आइकन भी दबाना मत भूलिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।